ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने को शुक्रिया। इब्राहिम राजा साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब, कमर चीमा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। चीमा साहब, ब्रेक से पहले राजा साहब बात कर रहे थे अवाम के मफाद की, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर पॉलिसीज़ लाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो जिस तरह के वादे और बयानात दिए जाते थे उसके बाद अवाम में एतमाद बढ़ गया था, अवाम में मकबूलियत इख्तियार कर गए थे खान साहब। लेकिन उसके बाद जब इक़्तिदार में आए हैं तो क्या ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं? अगर ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं लेकिन उनकी टीम तो तमाम तर सूरत हाल से आगाह थी, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में यही लोग रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, फिर भी परफॉर्म करने में नाकाम क्यों है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इमरान खान साहब कहते तो है ना, एलीट को क्या पता हो गरीबों के क्या मसले हैं। लेकिन इमरान खान साहब खुद भी ही इज अ पार्ट ऑफ एलीट। उनको भी नहीं पता कि गरीबों के क्या मसले हैं। हर जगह जाके जलसे कर लेना, हर जगह पहुंच जाने से मुराद ये नहीं है कि आपको पता है गरीबों का कि वो क्या हो रहा है। वो तो एक प्रोसेस होता है कि आप गरीब से उठ के ऊपर आए और आपको पता हो कि गुर्बत होती क्या है। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, देखिए इमरान खान साहब को और उनकी कैबिनेट को और उन्होंने जो सारा जो एक सिस्टम बनाया है, वो पंजाब में है, केपी में है, लोगों को वो चीज मिल नहीं रही। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, देयर वाज मोर टॉक एंड देयर इज लेस सब्सटेंस। टॉक ज्यादा थी और सब्सटेंस कम है, बीच में चीजें कम है लेकिन बातें बहुत ज्यादा की। तो वो सारी बात है, जो गैप है वो फिल नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ उनको इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। ये नहीं है कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, जाहिर बात है पैसा है, वो रिसोर्सेज नहीं है। तो वो दोनों चीजें भी उनके, फिर उनको गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। बुजदार साहब इटसेल्फ इज अ चैलेंज फॉर हिम रादर देन बीइंग अ सॉल्यूशन। जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चैलेंज है। और खान साहब को सिंध, पंजाब में और केपी के में जो सबसे बड़ा मसला आया कि मैं किसी ऐसे पावरफुल बंदे को अगर मैं वहां पे सीएम लगा देता हूं तो वो ये ना हो कि वो मुझे बाईपास करना शुरू कर दे या मेरा जो तरीकाकार है उसके ऊपर ना चले। तो उन्होंने इतने कमजोर चीफ मिनिस्टर लगा दिए कि वो हर चीज उनको पूछना पड़ती है या उनके ऊपर ही खुद ही क्वेश्चन मार्क लग गए। जबकि कहा जाता है कि उनका मुकाबला तो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन से है। सो मैं समझता हूं कि एट होम भी उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो उन्होंने डिसीजन किए हुए हैं, अपने जो लोग लेके आए हैं जिनके जरिए वो रिफॉर्म्स चाहते हैं। एक तो वो भी है, और जो दूसरा बड़ी बड़ी बातें थी पुलिस के हवाले थे, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, वो भी चैलेंज है। हाँ, ओवरऑल ये हुआ है कि खान साहब के ऊपर एक चीज बड़ी, तो दो चीजें अहम समझी जाती हैं जी, कि एक तो उनकी फैमिली का कोई बंदा सियासत में नहीं है, दूसरा उनके ऊपर कोई पर्सनल करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये दो चीजें रह गई हैं। बाकी खान साहब वो चीज नहीं डिलीवर कर पा रहे। हालांकि उनके पास अभी 3 साल पड़े हुए हैं, लेकिन जो बड़ी स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स थी वो तो शायद नहीं कर सकेंगे। और मजीद जो वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं उसके लिए उनके पास 1 साल 1.5 साल है। लेकिन इकोनॉमिक चैलेंजेस होना या पैसा इकट्ठा ना होना, या फिर ये 18 अमेंडमेंट का जो दोबारा डिस्कशन करना कि जी पैसा जो है वो डिफेंस हो या सर्कुलर डेट हो, ये जो सूबे भी शेयर करें इस बजट को, इन चीजों को जैसे मरकज को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब को ओवरऑल एक जो डायरेक्शन देनी थी वो नहीं दे पाए। एक तो मैंने बताया गवर्नेंस ना अच्छी ना होने की वजह से, लीडरशिप के फैसला करने की वजह से, और इकोनॉमिकली वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से। मुझे मुझे ख्याल ये है कि ये आइंदा भी ये चैलेंज इनके साथ रहेगा। ठीक है शिराजी साहब, जिस तरह से अभी चीमा साहब बात कर रहे थे कि जिस तरह से खान साहब बयानात देते थे, ऐलानात करते थे, पॉलिसीज़ बनाते थे, जब आगाज़ में खान साहब की तरफ से नोटिस लिया जाता था तो आवाम बड़ी मुतमईन होती थी कि एटलीस्ट कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो नोटिस ले रहा है, आवाम की फलाह की बात कर रहा है। लेकिन अगर रिसेंट जो नोटिस लिए गए, चीनी बहरान की बात करें, आटा बहरान की बात करें, पेट्रोलियम की जो कीमतें ऊपर चली गई, फिर पेट्रोल नायाब हो गया, इसकी अगर बात करें बहरान पैदा हो गया, उसके बाद यह तासुर दिया जाने लगा कि खान साहब नोटिस ना लें क्योंकि अगर नोटिस लेंगे तो चीज़ें नायाब हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि अब खान साहब जो ऐलानात करते हैं, जो बयानात देते हैं, उनकी अहमियत अब कम हो गई है या खत्म हो रही है? देखें, जो चीमा साहब भी बात कर हैं इमरान खान के, वो तो बड़े स्ट्रांग हैं। वो एक अच्छा खिलाड़ी था अपने दौर का, वो एक अच्छा कप्तान था, और कहते हैं कि 1992 में एक कमजोर टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत के आया। उस शख्स ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की और उसको एक हकीकत में तब्दील किया। आज एक नहीं बल्कि 3 हॉस्पिटल चल रहे हैं। और देखा जाए तो सियासत के अंदर भी कहते हैं कि 20-22 साल की स्ट्रगल है, और इस दौरान इमरान खान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उसने कोई ढेले की करप्शन की। और आदर जब उससे पूछा गया कि आपने वहां पे कैसे बनीगाला में महल बनाया, पैसे कहाँ से है, तो उसने शायद वो मनी ट्रेल भी दे दिया। लेकिन ये काफी नहीं है।
हम समझ रहे थे कि वो इमरान खान जो ये फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 समझ गोए के मौसम गर्मा बरतानिया जैसे मुल्क में गुजारे हैं और वो वहाँ के निज़ाम को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमारा ख्याल ये था कि उस निज़ाम की इतनी डीप स्टडी की होगी इमरान खान ने कि उसको बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए इससे बेहतर शख्स कोई नहीं हो सकता। मेरा ख्याल उनकी नीयत पे आज भी हमें शक करना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी टीम सिलेक्शन है। और उससे बढ़ के जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो गलती की है सबसे बड़ी कि उन्होंने एक ही वक्त में बहुत सारे महाज खोल दिए। उन्होंने कहा इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ये काम नहीं करती, याद होगा जो काम नहीं करना चाहता वो घर चला गया। इस मुल्क में करने वाला जो इदारा है उन्होंने ये करप्शन का सबसे बड़ा डर है, जहाँ पे लोग बैठे हैं जो चोरियां कर रहे हैं और उन्हें देंगे। इसी तरह पुलिस को लेकर कोई एक महकमा इमरान खान साहब ने इस पर महत्वपूर्ण की है। तो मेरे ख्याल में जब आप स्टेटस को तोड़ने जा रहे थे तो आपने पहले शुरू में ही अपने तमाम तथ्य शो कर दिए और आपने अपने तमाम दुश्मनों को अलर्ट कर दिया कि आप उनके पीछे आ रहे हैं और आप उनको नहीं छोड़ेंगे। आज जिन माफिया की बात करते हैं मैं समझता हूँ कि वो रियासती मशीनरी हो, वो बिजनेस कम्युनिटी हो या इस मुल्क के अंदर जखीरा अंदोजी करने वाले हो, तमाम माफियाज ने अब ये फैसला कर लिया है कि जिस स्टेटस को तोड़ने आया था इस शख्स को हमने नहीं छोड़ना, गोया के नाकाम बनाना है। और हालत ये है कि आप FBR के 4 से चेयरमैन तब्दील कर चुके हैं, आप सूबों की चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर रहे हैं, आप IG तब्दील कर रहे हैं। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप चीनी के ऊपर कमीशन बनाते हैं और होता यह है कि 56 रुपए की चीनी 81 रुपए पे बिकना शुरू हो जाती है। आप आटे के बहरान पे कमीशन बनाते हैं और हालत ये होती है कि 10 किलो के थैले में 120 रुपए इजाफा हो जाता है। तो मेरा ख्याल में अब तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। उसका नतीजा ये निकला कि तमाम माफिया आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं और कोई भी आपके इन अजायम को जो नेक हैं, जो अवाम की बेहतरी के लिए उनको पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं समझता हूँ और साथ में जो आप लोग आपकी टीम बिठाई हुई है, बिलखुसूस मैं उन टास्क फोर्सेस की बात करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली टास्क फोर्सेस हैं जो कई सालों के लिए बनी है। टास्क फोर्सेस का काम होता है कि वो चंद महीनों में गोया कि शरद हुसैन साहब हो या कोई और टास्क फोर्स हो, उनका काम होता है कि दिन रात बैठे और कोई प्लान बना के 3 माह के अरसे में दे के तो उसके बाद घर चले जाएं। यहाँ तो लोग झंडे वाली गाड़ियां लेके बड़े बड़े दफातर लेके और वो बैठे हुए हैं। खुद तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोग कहते हैं कि इमरान खान भी फरमाते हैं कि ये लोग तो मेरे लिए लाइबिलिटीज बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ खान साहब एंटी करप्शन ड्राइव के ऊपर कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, 6-8 लोग कहते हैं कि उनको NRO दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप इन चीजों के ऊपर इतने हार्श हैं तो फिर आपके जो अपनी टीम के लोग हैं, ये वही इमरान खान साहब है ना जो फरमाया करते थे शुरू में उनकी जो विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने कहा कि हर चीफ मिनिस्टर को और हर वजीर को 3-3 माह का वक्त दिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा हर 3 महीने बाद, और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। कि आज वसीम अकरम प्लस से लेके महमूद खान KPK में बैठे हुए हैं या कई आपके जो वज़रा आपके नीचे बैठे हुए हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस इस कदर है शानदार? आज आप खुद लोग उनको कह रहे हैं कि आपके पास 6 माह का वक्त है, अगर 6 माह के अंदर आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब इल्यूजन में है तो उससे बाहर आए और अगर सच बोलना है तो पूरा बोले। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करे तो इस बात का भी आप एतराफ करना चाहिए कि आपकी टीम इतनी शानदार नहीं है कि वो एक बेहतर अंदाज में आप हालात हरकत मुआद इल्जाम न ठहराएं। इस रिसेशन तक इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर भी दुनिया की बहुत सारी इकॉनमी बड़े बेहतर अंदाज में उन्होंने मैनेज भी किया है और चल भी रही है। लेकिन शिराजी साहब, ये तो खान साहब शुरू में खुद ही कहते थे कि अगर लीडर बेहतर हो तो टीम खुद ही परफॉर्म बेहतर तरीके से करती है। शायद अब टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। शुरू में भी वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से हुकूमत की मुश्किलात बढ़ी। इब्राहिम राजा साहब, जिस तरह से अभी शिराजी साहब ने भी ये बात की कि हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम थे, मुआशी चैलेंज का सामना है, उसके बाद कोरोना बढ़ गया, कोरोना का चैलेंज, फिर बेरोजगारी, फिर महंगाई में इजाफा हो रहा है, और अब ये सियासी तौर पर जो पहले भी हम गैर मुस्तहकम थे अब मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्या हुकूमत इस चीज की मुतहम्मिल हो सकती है इस हालात में?
देखें, एक तो इमरान खान साहब का वो नज़रिया गलत साबित हो गया जिसमें वो कहा करते थे कि ऊपर कप्तान ठीक हो तो नीचे जो टीम है वो भी ठीक होती है और वो परफॉर्म कर जाती है। अब ये साबित हो गया है कि ना सिर्फ ऊपर कप्तान लायक और ठीक होना चाहिए बल्कि पूरी जो टीम है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना अकेला जो कप्तान है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरी, ये जो हुकूमत है ये वाहिद हुकूमत है जिसके बारे में रियासती इदारों ने, मिसाल के तौर पर आर्मी ने ये कहा कि हम मईशत को आगे ले जाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर तरह से इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। और ये हुकूमत भी बरमला कहती है कि आर्मी और जो दीगर इदारे हैं हमारे साथ खड़े हैं। फिर जो एहतसाब करने वाले इदारे, खासतौर पर नैब, हमें पता है कि उसने पिछले 2 साल में पूरी तरह अपोजिशन को बांध के रखा। DGFIA की तैनाती जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद की, और DGFIA वो शख्सियत हैं जो कि पनामा की JIT के सरबराह थे। तो इस वक्त अगर कोई माफिया उनकी बात नहीं मान रहा, यानी आपके साथ मुल्क के जो हसास इदारे हैं, यानी ISI जो प्रीमियम आपकी एजेंसी है, आपकी आर्मी, आपका नैब, आपकी FIA, तमाम इदारे आपके साथ खड़े हैं और अदलिया के साथ भी आपकी कोई महाजराई नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि कोई माफिया जो है वो इतना ताकतवर है जो आपके काबू में नहीं आ रहा, जिसके खिलाफ आप जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये जो माफिया का एक नया बयानिया बनाया गया है ये एक ख्याली माफिया है और एक ख्याली दुश्मन है, ताकि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हमायती थे और तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से अब मायूस होते जा रहे हैं, उनके सामने एक ख्याली दुश्मन खड़ा किया जाए और ये उनको बताया जाए कि अब इस ख्याली दुश्मन से लड़ना है। वरना क्या ये मुमकिन है कि 4-5 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक एलामिया जारी होता है कि अब तो गंदम की कटाई भी हो चुकी है, लेकिन इस बात की कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं है कि उसके बावजूद आटे की कीमतें बढ़ें। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जब एलामिया कह रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कितना बेबस नजर आता है कि उनकी बात के ऊपर यानी उसका कोई असर ही नहीं ले रहा या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी जो टीम सिलेक्शन की है, बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तो उन पे थी, वो टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है। इसी तरह उस्मान बुज़दार के बारे में जो बात हुई, उस्मान बुज़दार साहब का जो तकाबुल है, जो उनका कंपैरिजन है, वो है शहबाज शरीफ साहब के साथ और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, जो दोनों पंजाब में बड़े बेहतरीन मुंतजिम रहे हैं। अब ये यकीनन कोई मुक्तदर हलकों ने तो नहीं कहा होगा कि आप उस्मान बुज़दार को वहां पे वज़ीर आला लगा दें या महमूद खान साहब को आप CM KP लगा दें, ये तो इनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस थी ना। और इस मामले में वो बिल्कुल दूसरे हुक्मरानों से मुख्तलिफ साबित नहीं हुए, जो हमेशा इस तरह की पोजीशंस पर ऐसे लोग चाहते हैं कि वो वहां पे आएं जो बिल्कुल उनकी जी हुजूरी करें और उनका अपना कोई सियासी कदकाठ ना हो, कि उनको ये ना लगे कि कल ये जो है हमारे लिए कोई सियासी चैलेंज बन सकते हैं। जैसे पिछला जो तहरीक इंसाफ का की हुकूमत थी KP में, उसमें परवेज खटक से कई मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त नाराज रहे, क्योंकि परवेज खटक का जो एक सियासी एक ग्रोथ था और उनकी जो एक सियासी स्टैंडिंग थी, उससे वो बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चैलेंज भी करते रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पहली तरजीह होनी चाहिए थी वो तो ये होनी चाहिए थी कि चाहे जो है वो एक ऐसा बंदा वहां पे आ जाए KP में या पंजाब में, कि वो हो सकता है कि उससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई लगे कि कुछ सियासी रकाबत, लेकिन वो कोई डिलीवर करने की पोजीशन में हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस्मान बुज़दार साहब का इंतखाब किया। आप सिर्फ ये कहना कि उस्मान बुज़दार साहब बड़े ऑनेस्ट हैं, तो सिर्फ ऑनेस्टी या सादगी या इस किस्म की सिंप्लिसिटी ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो वहां पे डिलीवर भी करेंगे। क्या पूरी तहरीक इंसाफ में एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो ऑनेस्ट भी हो और उसके साथ काबिल भी हो और वो उस्मान बुज़दार साहब को रिप्लेस कर सके? लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिसीजन किया है, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब उसको बार बार डिफेंड किए जा रहे हैं और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें इस कदर बदइंतजामी है कि उसका फिर इफेक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भी आता है। इसी तरह उनकी देखें, अभी जो पेट्रोल बहरान आया, 22 करोड़ अवाम, इस मुल्क के सारे दानिश्वर, इस मुल्क के मुझ जैसे सहाफत के तालिब इल्म, ये सब लोग एक तरफ थे और नदीम बाबर साहब एक तरफ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 22 करोड़ लोगों के साथ नहीं खड़े हुए, वो नदीम बाबर साहब के साथ उस मामले पर खड़े हो गए। और खुद तहरीक इंसाफ के कारकुन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे ट्रेंड चलाते रहे कि नदीम बाबर जैसे लोग जो हैं वो हुकूमत के लिए गॉट योर पॉइंट इब्राहिम राजा साहब, गॉट योर पॉइंट। चीमा साहब की भी इस पर मैं राय ले लेता हूं। चीमा साहब,
अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतर फैसला साजी का फुकदान है, फैसले दुरुस्त नहीं किए गए, टीम की सिलेक्शन में भी बेहतर सोच नहीं अपनाएगी। लेकिन जब भी कोई बात होती है तो कहा यह जाता है पिछली हुकूमतों की वजह से ये हो रहा है, पिछली हुकूमतें इसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इस वजह से वो सारा मलबा उन पर डाल दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ माफिया का जिक्र भी होता है। इब्राहिम राजा साहब ने कहा यह ख्याली माफिया है। आपकी नजर में वाकईतन कुछ माफिया है या वाकईतन ख्याली माफिया, कुछ एग्जिस्टेंस है माफिया की? देखिए, माफिया तो कहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, होते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े अल्फाज बोले जाते हैं ना, माफिया हैं, उससे लोगों को लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। गो के ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हम कितनी को देर तक ये सुनते रहे कि भाई ये चोर थे, ये चोर हैं, ये चोर हैं। लोग जानना चाहते हैं अगर चोर है तो इन्हें किसी अदारों से सजा दिलवाए ना। अगर नवाज शरीफ साहब को आपने बाहर भेज दिया है और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, तो आपका जो बयानिया था कि जी हम एहतसाब करेंगे, वो कहां खड़ा हुआ है? अब उसके बाद आपने जो जहांगीर तरीन अपने ही घर के अंदर आपने जो वो सफाई करने की कोशिश की, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे इब्राहिम राजा साहब कह रहे थे कि जी आटे के ऊपर भी कोई बात ना हुई। सो देखें, लोग सुनेंगे आपकी बात को, अभी भी लोग सुन रहे हैं। वो जो पीटीआई के जो बहुत सारे फॉलोअर थे, जो फैन है, वो समझते हैं, वो इमरान खान की इज्जत करते हैं कि ये करप्ट आदमी नहीं है। ये एक वो आज भी उनके ऊपर एक बैज लगा हुआ है जिसको वो कैच करवा सकते हैं। लेकिन इमरान खान को थोड़ा बयानिया तब्दील करना पड़ेगा और अपने चैलेंजेस को अवाम को बताना पड़ेगा कि मुझे क्या मसले आ रहे हैं। क्या उनको जो फैसले कर बैठे वो गलत फैसले हैं? उनके लिए इकोनॉमिकली कौन सा फैसला है? उनके लिए जो अदारे किस हद तक साथ हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, ब्रोक्रेसी कहां खड़ी हुई है? सो मेरा ख्याल है कि ये मीडिया को मैनेज करना या सियासी जमातों को मैनेज करना या उनके साथ उलझना, वो उलझ करें, लेकिन अपने चैलेंजेस भी अवाम को बताते रहे, ताकि लोगों में ये जो गलत फहमियां उनके लोगों में पैदा हो रही हैं वो ना पैदा हो। अगर वो चाहते हैं कि मैं 2023 का इलेक्शन अच्छे अंदाज से लड़ सकूं, इमरान खान साहब के पास अगला 1 साल है। उनके ऊपर जो अपोजिशन ने जो एक टैग लगा दिया है कि जी ये नाहल हैं, ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं कर पा रहे, इनके अंदर इतनी सेंस नहीं है, ये जाहिल हैं, ये बयानियां बहुत तेजी से सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। और इसी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो इमरान खान साहब ने किया है। मैं समझता यह हूं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन जितने टफ टाइम एक दूसरे को देंगी, उतना ही अवाम के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इमरान खान साहब डिलीवर करने में नाकाम रहते हैं, बिल्कुल ही नाकाम रहते हैं, तो यकीन करके माने कि ये वही सियासी जमातें हैं जिनके अवाम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब अवाम वापस इनके पास जाएंगे तो फिर ये आपको पता है, ये सियासी जमातें तो खुद फिरौन है। ये तो अपनी जमात के अंदर डाइसेंट पसंद नहीं करते, ये तो अपनी जमात के अंदर किसी को बात नहीं करने देते, तो अवाम किस तक इन लोगों तक एक्सेस लेगी? सिर्फ जमहूरियत को नुकसान होगा, पॉलिटिकल कल्चर को नुकसान होगा, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को नुकसान होगा। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा हमें एक चीज दिखा दी है, अब वो डिलीवर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कहूंगा कि लोगों को बताएं कि आपको चैलेंजेस क्या हैं, ताकि लोग आपके हक में बोले और उनके ऊपर बात हो, ना कि सारा टाइम आपके अपने किए हुए वादे और एहतसाब जिसको आप अमली जामा नहीं पहना सके, सजाएं नहीं दिलवा सके, और एहतसाब का नारा और पॉलिटिकल बन गया। सही। तो चीमा साहब, आपको लगता है कि अब अवाम को एतमाद में बयानात के जरिए, ऐलानात के जरिए लिया जा सकता है? अब तो जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक अवाम को एतमाद में भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसी चीज है कि अवाम इस बात को मानने को तैयार है कि ये एक पेंडेमिक है, इसने हुकूमत की प्रोग्रेस को स्लो किया है, इसने बिजनेस एक्टिविटी को स्लो किया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आ गया है, वो इसके इर्द गिर्द खेलते रहेंगे और अपनी नाहली को बचा सकते हैं वो अगर कोरोना वायरस का इस्तेमाल करके। गो के करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता ये हूं कि हुकूमत को चाहिए कि वो एटलीस्ट बताए, अगर इमरान खान साहब सीरियस हैं और समझते हैं मैं ईमानदार हूं, तो लोगों को, कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट करना। एक तो मुझे तकलीफ ये होती है कि हमारे सियासतदान जब ऑपोजिशन में होते हैं तो 24/7 अवेलेबल होते हैं, जब ये गवर्नमेंट में जाते हैं तो ये अवेलेबल भी नहीं होते। इमरान खान साहब तो अभी मीडिया से किस तरह बात करते हैं? एक बंदा जो 24 घंटे मीडिया को अवेलेबल हो और एक बंदा बिल्कुल छुप जाए,
तो लोगों से बात अब करना अवाम बहुत को जरूरी इत्मीनान है। में लेने के साथ साथ परफॉर्म करने की भी जरूरत है। कमर चीमा साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब, इब्राहिम राजा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत जब तक परफॉर्म नहीं करेगी, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक हुकूमत उस तरह से अवाम के अंदर इत्मीनान बहाल नहीं कर सकेगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े ऐलानात किए थे, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहना सके। लेकिन अब कोरोना के साथ साथ और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन पर काबू पाने और साथ ही साथ अपोजिशन मुतहर्रिक नजर आ रही है। लेकिन अपोजिशन भी जब तक एक पेज पर नहीं होती, तब तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकती। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।